चलिए देखते हैं। कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो थी गुणा के प्रगुण, है ना। कैसे हम गुणा करते हैं परिमेय संख्याओं की, उसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। अब आज हम लोग परिमेय संख्या के शून्य के प्रगुणों पर चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? शून्य के प्रगुण। जैसा हम जानते हैं कि शून्य से किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो भागफल अनंत आता है। शून्य से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो भागफल अनंत आता है, शून्य नहीं आता, अनंत आता है। इसीलिए हमें जब परिमेय संख्या की परिभाषा बताई जाती है तो लिखा जाता है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, लेकिन Q बराबर नहीं 0, क्योंकि अगर Q बराबर 0 हो जाएगा तो अनंत आ जाएगा। Q यानी कि वह संख्या जिससे हम भाग देंगे, अगर वही 0 हो जाएगी तो निश्चित ही हमारा भागफल अनंत मिल जाएगा, तो वह एक परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। तो शून्य के प्रगुण का भाग से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। जोड़ और गुणा को देखते हैं। सबसे पहला जोड़ के लिए शून्य का प्रगुण, काय के लिए? जोड़ के लिए। तो जब हम किसी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ते हैं, जब हम किसी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो योगफल वही रहता है जो परिमेय संख्या हो। समझ आई? यदि हम किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो योगफल वही रहता है जो परिमेय संख्या हो। करके देखते हैं। 5/-6 + 0। चलिए देखते हैं। लासापा -6। चलो तुम्हारी मान लेते हैं -6। ठीक। और 6 को 6 से भाग दिया, 1 आया। 1 की 5 से गुणा करी, 5 आया। प्लस अब यहाँ कोई भी संख्या नीचे मानिए, चाहे ना मानिए, कुछ नहीं। आप 10,000 मान लोगे तो भी गुणा 0 ही आनी है, 1 मान लोगे तो भी गुणा 0 ही आनी है। चलिए 1 मान लो आप, 1 छंगा 6 गुणे 0 बराबर 0। तो 5/-6 आनी है। बात समझ गई? तो किसी भी संख्या से अगर हम गुणा 0 जोड़ेंगे तो योगफल वही संख्या आएगी। ये शून्य का प्रगुण होता है ना। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि जब हम किसी संख्या में शून्य जोड़ देते हैं, शून्य मतलब कुछ नहीं, किसी संख्या में हम कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा? वही रहेगा ना जो है। इस क्लास के अंदर 50 विद्यार्थी बैठे हैं और इनमें कोई विद्यार्थी और नहीं आ रहा, कोई और विद्यार्थी क्लास में नहीं घुस रहा, इसकी संख्या कितनी रहेगी? 50 ही रहेगी ना। 51। तो ये शून्य का प्रगुण कि उसमें अगर हम कोई भी संख्या जोड़े, किसमें? शून्य में कोई भी संख्या, दुनिया की कोई संख्या, 1 2 3 5 8 14 15 20 25 30 50 कुछ भी जोड़ दे, संख्या वही आनी है जो हम जोड़ रहे हैं। शून्य उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ये तो शून्य का जोड़। बात समझ में आ गई? अब दूसरा जो प्रगुण है वह है शून्य का गुणा का प्रगुण। ये क्या कहता है? ये कहता है जब किसी संख्या में शून्य से गुणा की जाए, किससे गुणा की जाए? शून्य से गुणा की जाए तो योगफल हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। किसी से गुणा कर लो 0 ही आनी है ना। जैसे 2/3 गुणा 0 तो आता क्या है? 0।
-3/4 गुणा 0 आना क्या है 0। तो शून्य से किसी भी संख्या का गुणा कर दे, किसी भी, उसका गुणनफल हमेशा शून्य आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? इसके बाद आता है 1 का प्रगुण। इसके बाद आता है 1 का प्रगुण। देखिए 1 का प्रगुण गुणा का होता है। 1 का प्रगुण कहता है कि उसमें किसी संख्या से गुणा कर दो, गुणनफल वही रहेगा, है ना? ये होता है 2 × 1 बराबर 2, 28 × 1 बराबर 28, 1880 × 1 बराबर 1880। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं प्रतिलोम। क्या आते हैं? ये 2 तरह के होते हैं, योगात्मक और दूसरे गुणात्मक। योगात्मक और गुणात्मक 2 तरह के प्रतिलोम होते हैं। पहले की बात करते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम कहता है कि जब किसी संख्या में या जिन संख्याओं का योगफल या किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, 3 तरह से कह सकते हैं। कहता है किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको दी गई संख्या से अगर जोड़ दिया जाए तो योगफल 0 आए। तो करना बोलते हैं ना, समझिए। योगात्मक प्रतिलोम कहता है कि दी गई संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगी जो दी गई संख्या से जोड़ने पर अगर उसका योगफल 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0। देखो भाई, अब हम इसमें ऐसा क्या जोड़े कि योगफल 0 हो जाए। तो उसका तरीका क्या होता है? हम कहते हैं जब कि 1 में ऐसा क्या जोड़े कि संख्या 2 हो जाए, तो हम क्या करते हैं? 2 में से 1 घटा देते हैं। यही करते हैं ना, यही करते हैं। हम कहते हैं 5 में ऐसा क्या जोड़े कि संख्या 8 हो जाए, तो हम क्या करते हैं? फटाक से 8 में से 5 घटा देते हैं। यही करते हैं, कुछ और करते हैं, यही करते हो ना। तो हम कह रहे हैं कि 0 में ऐसा क्या जोड़े कि संख्या 1 बटे 2 हो जाए। क्या करोगे? 0 से 1 बटे 2 घटा दोगे, तो 0 - 1 बटे 2 बराबर -1 बटे 2। ये आएगा, ये इसका योगात्मक। ये तो हो गई गणित वाली बात। अब सरल वाली बात, दी गई संख्या यदि ऋणात्मक है तो उसका धनात्मक रूप उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। अगर दी गई संख्या धनात्मक है तो उसका ऋणात्मक रूप उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा, क्योंकि जब प्लस और माइनस को जोड़ोगे एक जैसी संख्या होगी तो 0 भी आना है। संजय करके भी लीजिए, 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 आ गया। तो मैं क्या कह रहा था कि किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा उसका ऋणात्मक रूप होता है। क्या होता है? ऋणात्मक रूप होता है। कितनी बात समझ में आई? दूसरी बात जो हमने कही कि योगात्मक प्रतिलोम का आपस में योग 0 हो। ठीक, जैसे कोई और संख्या मान लीजिए 3 बटे
7। 3/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? केवल यही रहेगा, बस उसका ऋणात्मक रूप होगा। -4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 4/7। रूप वही रहेगा। अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक, और धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर परिभाषा के रूप में बात करें तो दी गई संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उससे योग करने पर या जोड़ने पर योगफल 0 आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वह है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जो आपस में अगर हम गुणा कर दे, मतलब एक संख्या की, दी गई संख्या की, उसके गुणात्मक प्रतिलोम से अगर हम गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आएगा वह सदैव 1 आएगा। वह सदैव 1 आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। मान लीजिए दी गई संख्या 2/3 है -3, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वह इसका ठीक विपरीत रूप होगा। ठीक विपरीत रूप यानी कि हर अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा। तो इसका योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 3/-2। समझ में आई? अगर 3/4 है तो 4/3, और परिभाषा पे भी ठीक बैठता है। परिभाषा क्या कहती है? दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसकी दी गई संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 आएगा। बात समझ में आई? पूछ रहा हूँ, अब जरा गुणा करके देखिए। गुणा कर गया, कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 तो 1/1 लिखो चाहे 1 लिखो, बात तो एक है। 1 आया, कट गया, कट गया। तो दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? वह संख्या जिसकी उससे गुणा करने पर गुणनफल 1 आए। अगर सीधी सच्ची बात में कहें तो वह संख्या जो उसकी ठीक उल्टी हो, मतलब दी गई संख्या का अंश उसके गुणात्मक प्रतिलोम का हर होगा, दी गई संख्या का हर उसके गुणात्मक प्रतिलोम का अंश होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो ये तो आपका हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। इन्हीं 3-4 चीजों पर आधारित आपकी अगली अभ्यास है, तो आप लोग बनाएंगे। ठीक है, बाकी अगली क्लास में देखेंगे।